नमस्कार, साधना न्यूज में आपका स्वागत है। मैं अरुण सक्सेना। कोरोना संक्रमण में क्या स्थितियां बन रही हैं पूरे देश में, यदि बात कर ली जाए नौनिहालियों की, यदि बात कर ली जाए स्टूडेंटों की, तो उनके साथ क्या कुछ होना है। कोरोना संक्रमण के साए में परीक्षा कराना संभव नहीं है। ऐसे में राजस्थान में एक बार फिर परीक्षा ही छात्र छात्राओं को प्रमोट करने की तैयारी है। राज्य की गहलोत सरकार ने बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कक्षा 6 और 7 के छात्रों को भी बिना परीक्षा के ही अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला किया है। इससे पहले 18 मार्च को कक्षा 1 से 5 तक के सभी छात्रों को बिना परीक्षा पास करने का आदेश दिया गया था। यह लगातार दूसरा साल है जब कक्षा 1 से 7 तक के सभी छात्रों को बिना परीक्षा पास किया जा रहा है। पिछले साल भी कोरोना के कारण इन बच्चों की परीक्षाएं नहीं हो पाई थी और सरकार ने इन्हें अगली क्लास में प्रमोट कर दिया था। राज्य में कक्षा 1 से 7 तक कुल 50 लाख छात्र प्राइवेट स्कूलों में और लगभग 34 लाख से ज्यादा छात्र सरकारी स्कूलों में, यानी सीधे तौर पर यदि बात करें तो 84 लाख छात्र बिना परीक्षा के प्रमोट किए जाएंगे। देखिए खास खबर। और इसी मुद्दे पर हमारे साथ राजस्थान से ज्यादा चर्चा करने के लिए गेस्ट जुड़े हुए हैं। हमारे साथ महेंद्र मंगल हैं, वरिष्ठ पत्रकार जयपुर से। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। हमारे साथ में भरतपुर से वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं कपिल वशिष्ठ जी। बहुत बहुत स्वागत है कपिल जी साधना न्यूज में। जी महेंद्र जी, कोरोना चल रहा है, ऐसे में जो स्थितियां बनी हुई हैं बड़ी गंभीर हैं। पिछले साल की भांति इस साल भी 1 से 7 तक के सभी छात्र छात्राओं को जो है जनरल प्रमोशन दिया जाना है, बिना परीक्षा के पास किया जाना है। क्या कहेंगे? बिल्कुल अरुण जी, आपको बता दूं, अभी शिक्षा निदेशक सौरभ स्वामी ने आदेश जारी किए हैं कि 1 से 7 तक के जो बच्चे हैं, 1 से 5 तक के तो पहले ही आदेश जारी कर चुके थे। अब 6ठी और 7वीं कक्षा के बच्चों को भी बिना परीक्षा के ही अगली कक्षा के लिए प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में 19 अप्रैल तक तो 9वीं कक्षा तक के स्कूल बंद हैं जी। और सरकार ने जो आदेश जारी किए थे उसमें कहा था 15 अप्रैल से 8वीं की परीक्षाएं होनी है जी जी। और 8वीं तक की परीक्षा होनी है। लेकिन जब कोरोना का बढ़ता संक्रमण है, कोरोना का इस समय पीक चल रहा है, राजस्थान में बहुत ज्यादा कोरोना के मरीज निकले आ रहे हैं, तो स्कूलों को बंद कर दिया गया है जी। ऐसे में अब सरकार ने जो डिसीजन लिया है उसमें लिखा है कि 6ठी और 7वीं कक्षा के बच्चों बिल्कुल। पर महेंद्र जी, बड़ा सवाल ये है कि स्थितियां चूंकि भले ही खराब हैं, स्थितियों में कोई सुधार किए वो भी नहीं दिख रही, लेकिन यदि छात्रों को जनरल प्रमोशन दिया जाएगा तो जो प्रतिभावान छात्र हैं या जो नहीं पढ़ने वाले हैं, 2 तरह की जो कैटेगरियां होती थी, क्योंकि फेल भी किया जाता था, पास भी किया जाता था, तो वो सब एक साथ पास हो रहे हैं, तो इसमें कैसे आगे चल के इनमें डिफरेंस कर पाएंगे? या जो प्रतिभावान छात्र हैं उनके साथ एक तरह से कहीं ना कहीं थोड़ा सा अन्याय लगेगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी कि प्रतिभावान छात्रों के साथ अन्याय होगा, क्योंकि पिछले वर्ष भी इन्होंने कक्षा प्रमोट किया था, क्योंकि कोई पढ़ाई नहीं हो पाई थी, ऑनलाइन कक्षाएं चली थी, लेकिन ऑनलाइन कक्षाओं में ज्यादा पढ़ाई नहीं हो पाई जी। और इस साल भी उन्हें प्रमोट किया जा रहा है, तो जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनके साथ बहुत ज्यादा अन्याय होगा। और अब जो नींव होती है 8वीं क्लास तक की, जो बच्चों की नींव होती है, इसी को मजबूत करना जरूरी है। लेकिन अब जब सरकार ने इन्हें प्रमोट करने का फैसला किया है तो इनके भविष्य पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। आगे चल के इन्हें बहुत ज्यादा परेशानी, निश्चित रूप से आगे चल के परेशानी तो होगी। चलिए कपिल वशिष्ठ जी जुड़े हैं। कपिल जी, आपने सुना महेंद्र मंगल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वहीं यदि बात कर ले राजस्थान की तो 84 लाख छात्र छात्राएं हैं। यदि उनको और ज्यादा हम बाइफरकेट करें तो 50 लाख प्राइवेट स्कूलों के छात्र हैं और लगभग 34 लाख जो है शासकीय स्कूलों के। तो ऐसे 84 लाख छात्र छात्राएं हैं, तो बड़ा एक आंकड़ा है सामने। कैसे कर पाएंगे? क्या स्थितियां बनेंगी आगे? जी बिल्कुल, जो मामला आया है इसमें सरकार की कहीं बहुत बड़ी कुछ सामने आ रही है। जिस तरीके से देश हिंदुस्तान में राज्य नहीं, पूरे हिंदुस्तान के लिए एक जो नींव का पत्थर सारा देश के नौनिहाल है, वो आज जिस तरीके से उनके भविष्य के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है बच्चों के साथ में, जहाँ योग्यता आयोग करते हुए कक्षाओं को किया जा रहा है, उससे जो योग बच्चे हैं उनका जो दिशा है वो कहीं ना कहीं होंगे, कुछ बच्चे होंगे तो कहीं ना कहीं उनका जो असर है वो आगे चलकर उनकी पढ़ाई पर भी आएगा। लेकिन अगर बात करते हैं कोरोना काल में, तो कोरोना काल में विद्यालयों में मात्र 3 से 4 महीने ही पढ़ाई हुई है। ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर जहाँ अभाव
खाली पैसे के साथ लूटा गया। चलिए बिल्कुल, बच्चों की जिंदगी के साथ में संस्थाओं द्वारा, सरकारी और निजी विद्यालयों द्वारा खिलवाड़ किया गया। वहीं कहीं ना कहीं आज जो स्थिति है उसके लिए सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदार है। मामला न्यायालय में गए, न्यायालयों में जाने के बाद न्यायालय जी कपिल जी शायद आपके सामने टेलीविजन है, उसको ऑफ कर दीजिए, साउंड ठीक से नहीं आ पा रहा है। जी महेंद्र जी, तब तक आपके पास आते हैं। जो आपने भी सुना देखा होगा कि जो पिछला पूरा साल निकला, अभी महीने 2 महीने की स्थितियां बनी थी कि बच्चे स्कूल जाने वाले थे और गए नहीं गए, उसके पहले ये सारी चीजें आ गई। तो ऐसे में जो निजी स्कूल हैं या सरकारी स्कूल की भी बात करें तो पालकों की जेब पर आर्थिक भार तो पड़ ही रहा है। लेकिन जनरल प्रमोशन यदि, और दूसरा बड़ा सवाल यह है कि यदि बच्चों को यदि जनरल प्रमोशन दिया जाएगा, चाहे कारण कुछ भी हो, तो वो फिर आगे कैसे स्वावलंबी बन पाएंगे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अरुण जी। बच्चों को स्वावलंबी बनना और उनकी जो नींव है, भविष्य है, वो मजबूत करना जरूरी है। और सरकार ने जिस तरह से पिछले वर्ष डिसीजन लिया था कि बच्चों को प्रमोट कर दिया, इस वर्ष भी जो प्रमोट किया जा रहा है, तो इनके भविष्य पर तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा ही। सबसे बड़ी चीज है कि 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं वो 12 अप्रैल से होनी है, 22 अप्रैल से होनी है। तो अभी जब कोरोना का पीक सीजन चल रहा है, कोरोना बढ़ रहा है, तो अभी उनपे भी संशय के बादल मंडराते रहे हैं कि क्या उनके साथ भी इसी तरह से होगा, क्योंकि 8वीं कक्षा की जो परीक्षाएं हैं वो भी होनी है। 22 अप्रैल से 3 मई के बीच में इनकी परीक्षाएं होनी है। 8वीं की तो 15 अप्रैल से ही शुरू होनी है और 9वीं और 11वीं की 22 अप्रैल से 3 मई के बीच होनी है। तो ऐसे में ये लगता है कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा, क्योंकि इनकी बिल्कुल पिछले साल कोई पढ़ाई नहीं हुई है। स्कूल गए, आप सही कह रहे थे, स्कूल गए नहीं गए, ऑनलाइन कक्षाएं भी नहीं हुई और इनकी पढ़ाई में बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा चिंतित फिर भी महेंद्र जी, ये बिल्कुल पेरेंट्स की चिंता लाजमी है, स्कूलों की भी, चूंकि उनको कराना रहता है, ऑनलाइन में बच्चा पढ़ नहीं पाता। ऐसे क्या और करना चाहिए शासन को, क्योंकि लॉकडाउन भी लग रहा है, कोरोना का संक्रमण भी है, तो क्या और उपाय हो सकते हैं? आप चूंकि राजधानी में बैठते हैं, लोगों से आपकी चर्चा होती है, प्रशासन से आपकी चर्चा होती है, तो क्या और रास्ते हो सकते हैं ऐसे? महेंद्र जी, आप ही से पूछ रहा था। बच्चों को डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। बाकी जगह भी बच्चे जा रहे हैं, दूसरी जगह भी बच्चे पढ़ रहे हैं, तो उनकी परीक्षाएं तो होनी चाहिए, ताकि परीक्षा होगी तो उन्हें पता भी चलेगा कि हम कहाँ हैं, हम किस धरातल पर हैं और हम किस तरह से आगे तैयारी करें, तो ताकि हमारा भविष्य अच्छा बन सके। बच्चों के लिए क्लासों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए, ताकि उनकी जब परीक्षाएं हो, क्लास हो, तो उनको दूर कम बच्चों को बुलाया जाना चाहिए, कुछ बच्चों को डिस्टेंस के आधार पर बैठाना चाहिए, क्योंकि बाकी और काम भी हो रहे हैं। सरकार, ऐसा नहीं है लॉकडाउन रात का लग रहा है, दिन का नहीं लग रहा, तो दिन में बच्चों की पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा ये भविष्य है। अगर इसे मजबूत नहीं करेंगे तो फिर आगे क्या होगा? बिल्कुल महेंद्र जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जैसे मध्य प्रदेश सरकार ने बताया, अभी जो व्यवस्था लागू की है कि बच्चों को कॉपी और प्रश्न पत्र घर ले जाने के लिए एक समय उनको दिया गया है, कोई निश्चित समय में आप वापस ला के दें, ये भी एक व्यवस्था वहां लागू की जा सकती है। कम से कम परीक्षा तो लें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, परीक्षा तो होनी चाहिए, चाहे किसी भी तरह से हो, कोई इसका अल्टरनेट हो, इसका विकल्प ढूंढा जाना चाहिए, ताकि बच्चों की परीक्षा हो तो उन्हें भी लगे कि हमारी परीक्षा होगी और हमको किस तरह से आगे बढ़ना है और हमें परीक्षा में किस तरह से पास होना है और किस तरह से मेहनत करनी चाहिए। उन्हें एक पैटर्न का भी पता चलता है, क्योंकि यही समय है जब बच्चों को आगे के लिए तैयारी करनी होती है। अब 6ठी 7वीं में जब वो पढ़ेगा, 8वीं में जाएगा, क्योंकि राजस्थान में 8वीं बोर्ड है, फिर 10वीं बोर्ड है, फिर 12वीं बोर्ड है, तो उन्हें बोर्ड के आधार पर तैयारी करनी होगी और किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह से और अपनी जहाँ कमियां हैं उन्हें दूर कर सकते हैं, पढ़ाई में कहाँ उसकी कमी रही है, किस सब्जेक्ट में कहाँ उसको कमी रही है, उसे भी वो दूर कर सकता है। चलिए कपिल जी, आपके पास इसी प्रश्न को लेके आ रहा हूं। महेंद्र मंगल जी ने बताया कि कुछ और अन्य सुझाव हो सकते हैं, पड़ोसवर्ती जो राज्य हैं वहां व्यवस्थाएं यदि है कुछ उस तरह की तो वो लागू करें। यही एक बड़ा अहम सवाल है कि बच्चों की नींव कमजोर हो जाएगी, चूंकि 7वीं तक के बच्चों को तो जो अगले आपके यहाँ पे यदि बोर्ड परीक्षा है तो उसको निश्चित रूप से अभी जनरल प्रमोशन मिला है, तो आगे जाके वो बच्चा अपनी पढ़ाई नहीं कर रहा है तो कमजोर होगा। तो क्या और सुझाव हो सकते हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित पूरे भारत में दर्शक सुन रहे हैं, कुछ उपाय है तो बता सकते हैं? जी बिल्कुल, जो सरकार है, सरकार हमेशा निर्णय लेने से पहले पड़ोसी राज्यों की जो स्थिति हुई है
उस पर नजर रखी है और नजर रखने के बाद आप ये टीम गठित करके हमेशा देश की आई है। ये नहीं, कोरोना के अलावा अन्य ऐसे कई मामले हैं जहाँ की जो शिक्षा विकास के मामले हों, हमेशा टीम जाती है और वहाँ से कुछ चीज सीख करके आती है और उसके बाद में एक कमेटी का गठन किया जाता है और कमेटी के गठन होने के बाद में सरकार की उच्च स्तरीय की कमेटी बनाकर उस पर निर्णय लेती है। जो सुझाव आते हैं उसी तरीके से जो सुझाव है, सुझाव के लिए और कहीं ना कहीं सरकार की तरफ से जो खामियां रह गई हैं, जहाँ गधे और घोड़ों को एक साथ घुड़साल में बांधने की सरकार तैयारी कर चुकी है, उन मामलों को से बचने के लिए सरकार को अपनी खचिया और बिक्री होने से बचने के लिए एक शिष्टमंडल बनाना चाहिए जिसमें जो IAS इस तरह के अधिकारी हो, उसमें ये होना चाहिए कि सबसे पहले उसमें कोई राजनीतिक ना हो, क्योंकि राजनीतिक बनने के लिए कोई पढ़ाई की क्वालिटी नहीं है। लेकिन IAS अधिकारी ये जानता है कि पढ़ाई का लेवल क्या होना चाहिए, बच्चों को किस तरीके से अध्ययन की आवश्यकता होगी और किस तरीके से बच्चों को घर पर कोरोना काल में घर पर बैठ करके अध्यापन का कार्य कराया जा सकता है, चाहे वो ऑनलाइन का माध्यम हो या फिर क्लासों में स्कूलों में भेज करके हो। लेकिन अगर पहुंची राज्यों से करके आएंगे और कोई ना कोई अगर सरकार इस पर निर्णय लेगी तो कहीं ना कहीं जो बच्चों का भविष्य है वो उज्जवल बनेगा और बच्चे जो कुंठाग्रस्त आज जो कुंठित हो रहे हैं कि हमने तैयारी की, हमने मेहनत की, और लेकिन जो बच्चे पिछले साल जो पीछे की पंक्ति में बैठा करते थे वो आज हमारे साथ कहीं ना कहीं बराबर में बैठते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए महेंद्र जी, गधों और घोड़ों को एक लाठी से हाँकने की कवायद को आपके साथी पत्रकार ने बताया है, तो एक कोई बड़ी योजना बनानी चाहिए, प्रदेश के जो वरिष्ठ IAS है उनके नेतृत्व में कमेटी गठित की जाना चाहिए, तो क्या लगता है, सहमत हैं आप? ये व्यवस्था कुछ वहाँ होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, पेरेंट्स से बात की जानी चाहिए, स्कूलों के जो शिक्षक हैं, शिक्षाविद हैं, उनसे बात की जानी चाहिए, जो वरिष्ठ IAS है उनके साथ बैठ के डिसीजन करना चाहिए कि इसका क्या विकल्प हो सकता है। परीक्षा टालना, प्रमोट करना, ये तो बिल्कुल एक नॉर्मल चीज है कि अगर नहीं कर सकते हैं तो अपन इसको टाल दिया, लेकिन अगर इसमें कोई डिसीजन हो, कोई अगर तरीका निकाला जाए, शिक्षकों से बात की जाए, स्कूलों से बात की जानी चाहिए कि इसका क्या विकल्प हो ताकि बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो, उन्हें आगे प्रमोट किस तरह से किया जाए, उनकी परीक्षा ली जानी चाहिए या नहीं ली जानी चाहिए, परीक्षा ली जाए तो किस तरह से ली जाए, इस पर बहस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। सरकार ने आदेश जारी कर दिया, सरकार का आदेश मानने को मजबूर है सभी लोग, ऐसा नहीं है कि लेकिन उन्हें जो परेशानी होगी बच्चों के सामने, अभिभावक बहुत ज्यादा चिंतित है क्योंकि लगातार दूसरा साल है और अभी भी अगर उनको प्रमोट कर दिया जाएगा तो उससे भविष्य पर बहुत प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल महेंद्र जी, कपिल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और विषय पे अब हम चर्चा कर रहे हैं, साथ ही आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। SC/ST एक्ट जो था उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में 2 अप्रैल 2018 को हुए भारत बंद में राजस्थान में कई जगह हिंसा और आगजनी हुई थी। ऐसे में तत्कालीन वसुंधरा सरकार की ओर से दर्ज 322 केस में से 81 गहलोत सरकार ने न्यायालय से वापस ले लिए हैं। इन सभी मामलों में आरोप पत्र दाखिल हो चुके थे। इस फैसले के बाद SC/ST एक्ट वर्ग के 581 युवकों को राहत मिलेगी। बंद के दौरान सरकार ने 322 केस दर्ज किए थे, इनमें से 117 कोर्ट में पेश किए गए, जबकि 174 में FIR लगा दी गई। 31 केस में जांच जारी है, 5 में सरकार ने केंद्र से मंजूरी मांगी है, बाकी 18 केस में कोर्ट का निर्णय आ चुका है। SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के विरोध में प्रदेश में भी कई जगहों पर हिंसक झड़पें सामने आई थी। अलवर में भीड़ ने एक थाने का घेर लिया था, जिसके बाद पुलिस की फायरिंग में एक व्यक्ति की मौत भी हो गई थी। पिछले दिनों SC/ST वर्ग के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात कर यह मांग की थी कि 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद में दर्ज मुकदमों में कई निर्दोष लोगों को फंसाया जा रहा है और सरकार को ऐसे मुकदमे वापस लेने चाहिए थे। इसके बाद गृह विभाग ने इन मुकदमों को वापस लेने का निर्णय लिया है। तो इन सभी ग्राफ जो हमने आपको दिखाए हैं, इस पर एक बार फिर चर्चा के लिए हमारे साथ गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महेंद्र मंगल राजस्थान से जुड़े हुए हैं, कपिल वशिष्ठ भरतपुर राजस्थान से जुड़े हुए हैं। महेंद्र जी, जो विषय है SC/ST एक्ट से जुड़ा हुआ है, जो वसुंधरा सरकार थी उस समय में जो मामले दर्ज हुए थे, एक अच्छी पहल यहाँ पे कहना चाहिए कि जो कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, उन्होंने मामले कुछ वापस लिए, क्या कहेंगे? आपको बता दूं 2 अप्रैल 2018 को सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया था तो उसके खिलाफ SC/ST वर्ग ने एक आंदोलन किया था। पूरे राजस्थान में एक ऐसा माहौल हो गया, पूरा राजस्थान में बंद हो गया था। अलवर में NEB हाउसिंग बोर्ड है, NEB थाना है, उसमें पथराव हुआ, आगजनी हुई थी, फायरिंग भी हुई थी।
उसमें एक की मौत भी हो गई थी और सरकार ने बहुत सारे मुकदमे दर्ज किए थे उस समय। करीबन 581 इससे जो अब ये फैसला किया है, इसमें सरकार ने ये कहा है कि सब 81 लोगों को 81 मुकदमे से वापस किया जा रहा है, उनको वापस लिया जा रहा है। बीजेपी सरकार ने जब उस समय 322 केस दर्ज किए थे, इसमें से गहलोत सरकार ने 81 मामलों को न्यायालय से वापस ले लिया है। गृह विशेष शासन सचिव गृह राजेंद्र सैनी ने एक आदेश जारी किया है, उन्होंने इसको वापस लेने के लिए कहा है, क्योंकि गत दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से SC/ST वर्ग के प्रतिनिधि मिले थे और उन्होंने कहा था इन मुकदमों को वापस लिया जाए। लेकिन जब 2 अप्रैल 2018 की बात करें तो उस समय प्रदेश में बहुत ही अराजकता का माहौल हो गया था। पूरा दिन राजस्थान में जगह जगह आगजनी हुई थी, पथराव हुआ था। लेकिन अब वसुंधरा सरकार ने उस समय मुकदमे दर्ज किए थे, लेकिन अब राजनीति के चलते हुए अब गहलोत सरकार ने, कांग्रेस की सरकार है, क्योंकि ये उस समय बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने मुकदमे दर्ज किए थे। अब गहलोत सरकार ने 81 मुकदमे वापस यही बड़ा प्रश्न है महन जी कि भाजपा सरकार ने मामले दर्ज किए थे, कांग्रेस सरकार ने वापस ले लिए। तो क्या लगता है एक लंबा समय तब से अब तक हो गया है, कोर्ट में मामले गए हैं, कोर्ट में सुनवाइयां लगी होंगी, टली होंगी, तो जो पीड़ित उस समय होंगे या जिनको आज राहत मिली है फौरी तौर पर, तो इस बीच में जो मानसिक दशा हुई होगी, क्या लगता है आपको? उस पर थोड़ा प्रकाश चाहूंगा आपसे। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उस समय 322 केस दर्ज किए थे, जैसे आपने बताया 322 केस दर्ज किए थे। इसमें से 117 को केस कोर्ट में पेश कर दिए थे और 174 में FIR लगा दी गई थी। 31 मामलों में जांच चल रही है और 8-5 में सरकार ने केंद्र से मंजूरी मांगी है और 18 मामले ऐसे हैं जिनमें कोर्ट से डिसीजन भी आ गया है। अब जो सरकार ने 81 मामले वापस लिए, इसमें 581 युवकों को राहत मिलेगी, क्योंकि उस समय जो मुकदमे दर्ज हुए थे वो राजनीति से प्रेरित थे, कुछ ये आंदोलन के दौरान हुए थे मुकदमे दर्ज। लेकिन अब जो मुकदमे वापस लिए गए हैं तो सरकार ने इसको राजनीति से प्रेरित होकर लिए हैं, क्योंकि बीजेपी सरकार ने वो मुकदमे दर्ज किए थे। चुनाव आ रहे हैं, SC/ST वर्ग को भी अपने पाले में शामिल करना है, उन्हें भी सांत्वना देनी है, उन्हें भी राहत देनी है। ये सब वोटों की राजनीति है। सरकार ने उस समय, बीजेपी सरकार ने मुकदमे दर्ज किए थे, गहलोत सरकार ने वापस लिए हैं। अब ये तो सही बात है कि जिनके खिलाफ मुकदमे चल रहे थे वो बहुत ज्यादा मानसिक पीड़ा में रहे हैं, पिछले 3 साल से वो पीड़ित रहे हैं, कोर्ट के चक्कर भी लगा रहे हैं, थानों के चक्कर भी लगाए हैं। अब ऐसे में जब गहलोत सरकार ने मुकदमे वापस लिए तो उन्हें तो राहत मिलेगी। बिल्कुल। कपिल जी, आपके पास आता हूँ इसी मूल विषय को लेकर। मंगल जी बता रहे हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के शासन में मुकदमे हुए थे, कांग्रेस ने वापस लिए, लेकिन ऐसे में जो पीड़ित थे, चाहे बात कर लें SC/ST में दर्ज हुए मुकदमे, तो जिसमें भी FI माने जो आवेदक थे या जो अनावेदक हैं, तो कोर्ट तो निर्णय कर नहीं पाया। राजनीति से प्रेरित यदि मामले थे तो ऐसे में यदि कुछ मामले सच हों या हो सकता है कि सारे के सारे राजनीतिक द्वंद्वावश किए गए। तो आज जो स्थितियां बन रही हैं, तो चूंकि चुनाव भी सामने है, ऐसे में जो बड़ा संवर्ग SC/ST का है, तो क्या उस समय वाले लोग आज नाराज नहीं हो जाएंगे जो सरकारें हैं उनसे? ये बिल्कुल नजर मंगल जी ने सही कहा, लेकिन इस बात पर बताना चाहूंगा जी, और जो सरकार निर्णय लेती है वो सिर्फ एक राजनीतिक जो मुकदमे होते हैं, जो एक पब्लिक मूवमेंट होता है, तो इस तरीके की जिस समस्याओं को लेकर के उससे उठाई जाते हैं, अगर इस तरीके के मामलों में जहाँ कहीं मुकदमे दर्ज हुए हों तो उनके लिए जहाँ राज्य सरकार अपने कार्यकर्ताओं को लाभ देने के लिए मुकदमे वापस लेती है। लेकिन अब जो स्थिति है वो सरकार आज जो ये मुकदमे वापस लिए गए हैं, इन मुकदमों को आगामी घोषणा पत्र में दिखाकर हमारी सरकार की ही उपलब्धि रही कि हमने दलितों पर इतने दर्ज मुकदमों को वापस लिया, इतने लोगों को हमने फायदा पहुंचाया। सरकार सिर्फ दलित वोट बैंक को हासिल करने के लिए इस तरीके का गेम खेल रही है। सरकार का ये गेम नहीं है, सरकार कहीं ना कहीं एक हाशिए पर खड़ी हुई नजर आ रही है। क्योंकि बात कर रहे हैं सरकार की, तो ये सरकार ने जिस तरीके से सरकार बनाने से पहले चुनावों के समय वादा किया था, पारदर्शी सरकार और ईमानदार सरकार देने का, जनता को सुरक्षा देने का, आज कहा वो सरकार के नुमाइंदे घोषणा पत्र लागू करने वाले। अगर बात करते हैं जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ, जो इस घटना में भारत बंद के दौरान जो घटनाएं हुई, आगजनी हुई, तोड़फोड़ हुई, लाखों करोड़ों अरबों रुपए का जो नुकसान हुआ, सरकार की संपत्ति का नुकसान हुआ, इतने मुकदमे दर्ज हुए, जनता ने एक असहनीय पीड़ा का सहन की। आज उस जनता को सरकार क्या जवाब देगी? सरकार के पास में कोई जवाब नहीं है। सिर्फ एक ही बात है कि आगामी जो चुनाव आ रहे हैं, दलितों को किसी तरीके से वोट बैंक हटाया जाए, क्योंकि सरकार को अब कहीं ना कहीं जो चुनाव है सरकार को दिख रहा है कि सरकार पूरे 5 साल नहीं चलने वाली है। पायलट कहीं ना कहीं इस मामले में इस तरीके से
किलेबंदी कर रहे हैं सरकार को जैसे अंदर ही भीतर, इस तरीके सरकार में दीमक लग चुकी है, तो कहीं ना कहीं सरकार जलने वाली है। गिरने की स्थिति में कहीं ना कहीं गहलोत अपना अस्तित्व बचाने के लिए इस गलत वोट बैंक का कार्ड खेलना चाह रहे हैं। उसी के सिलसिले में इस तरीके से जो भारत बंद के दौरान जो बड़ी कार्रवाई हुई, उन सरकारों को दबा को लोगों को सहानुभूति हासिल करने के लिए, उनसे वोट हासिल करने के लिए इस तरीके का ये कार्ड खेला गया। महेंद्र जी, आपके मित्र ने विश्लेषण किया, आपने सुना। वही एक बड़ा सवाल, न्यायालय सर्वोच्च संस्था होती है किसी भी जगह की, और खास तौर पे हम अपनी भारत की बात करें तो ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि जो राजनीति से प्रेरित होकर मामले दर्ज किए जाते हैं, फिर सरकारें अपने हिसाब से उनको वापस ले लेती हैं, उस दौरान आगजनी होती है, हिंसा होती है, जनहानि भी कई बार हो जाती है, तो इन सबके पीछे जो मेरा जो मूल मकसद है आपसे पूछने का वो ये है कि यदि जो प्रकरण वापस लिए जा रहे हैं तो ऐसे में तत्कालीन जो थाना प्रभारी रहते हैं या जहां से एफआईआर कटती है, फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, तो उन लोगों को भी यहाँ पर शोकाज दिया जाना चाहिए कि उन्होंने इस तरह के केस बना के भेजे ही क्यों। बिल्कुल सही कह रहे हैं अरुण जी आप। इस मामले की अगर मुकदमे दर्ज हुए हैं, अपन न्यायालय को सर्वोच्च मानते हैं, अगर मुकदमे दर्ज किए गए हैं तो न्यायालय जांच करता, जो दोषी है उसे सजा मिले, जो निर्दोष है उसको बरी किया जाए। लेकिन अगर राजनीति से प्रेरित की बीजेपी सरकार ने इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए हैं, हम कांग्रेस सरकार आ गई और हमने वापस ले लिए, ये कोई इसका डिसीजन कोई ठीक नहीं है, गले नहीं उतरता। क्योंकि इस तरह तो फिर जो अराजक तत्व है, जो लोग हैं जो गलत करते हैं, चाहे कोई हो उसमें, कोई किसी भी वर्ग का व्यक्ति हो, अगर वो गलत करता है तो उसे शय मिलती है, आगे जाके वो सब इन मामलों को और आगे बढ़ावा देगा। उन्हें पता है कि आज ये सरकार है, कल दूसरी सरकार आएगी, वो वापस ले लेगी। लेकिन जो राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान हुआ, लोगों को परेशानी हुई, उस दिन पूरा प्रदेश थम गया था, आवाजाही बंद हो गई थी, ट्रेनें बंद हो गई थी, थानों में आग लगाई थी, फायरिंग हुई थी, बहुत सारी घटनाएं हुई थी। अगर तो अपन न्यायालय को सर्वोच्च मानते हैं, अगर जांच हो, न्यायालय जांच करता है इस मामले में, जो भी दोषी है उनको सजा मिले, जो निर्दोष है उनको बरी किया जाए। बिल्कुल, अगर अपन बरी करने लगे तो फिर सरकार का और न्यायालय का और पुलिस का कहाँ। बिल्कुल, निश्चित रूप से। चूंकि समय कम है महेंद्र जी और कपिल जी, और विषय जो है बड़ा बृहद है, ऐसे में जो आज चीजें निकल के सामने आई हैं वो ये है कि न्यायालय को यदि सर्वोच्च माना जाता है तो निश्चित रूप से उसके जो दिशा निर्देश हैं उसका पालन करना भी अनिवार्य है। और ऐसे में सरकारों को भी चाहिए कि राजनीतिक जो मामले होते हैं वो द्वेषतावश दर्ज न कराएं। खैर, फिर किसी दिन इसी विषय पर आपके साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।